good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Algebraic Expression and Identities. This chapter is very important. Why it is important? It has so many reasons. The reason first is this chapter becomes the basic and the fundamental chapter for your competitive exam. If you are preparing yourself for your competitive exam like UPSC, SSC, bank and whatever the competitive exam, you will find most of the question will be solved using such concept, and most of the typical question will be solved easily in less time by using identities that we will discuss in this chapter one by one. Second reason why it is important, because this chapter becomes the basic and the first chapter for your next class. It means I am talking about class 9 and onwards. That's why I am saying this chapter is very important. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This one is the first lecture. So I try to explain each and every basic concept from the starting to the ending and discuss each and every definitions related to this chapter by taking so many easiest examples. So don't waste our time. Let's come on our topic. Now I'm going to start our first topic. सबसे पहले हम चैप्टर का जो नेम है उसको ट्राई टू डू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर का नेम क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशंस क्या होती है? अलजेब्रा ही होती है। तो सबसे पहला मैथ्स का पार्ट क्या होता है? अलजेब्रा। इट मींस यही इंडिकेट करता है कि ये चैप्टर क्या बन गया, आपका फर्स्ट चैप्टर बन गया। तो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसके लिए मैंने एक टर्म डिफाइन की है, उसकी डेफिनेशंस लिखी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ 1, 2 और मोर टर्म्स मेड अप विद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म्स जो सम ऑफ से हो, क्या सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है और मोर देन 2 टर्म भी हो सकती है, उनका कॉम्बिनेशन, उनका रिजल्टेंट, उनका एल्जेब्रिक सम, उसको क्या कहते हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम दो चीज की बात कर रहे हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स। यहाँ कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंटिटी। मीन्स क्या है? एंटिटीज को आप 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हो। एंटिटी मीन्स कोई चीज। Entity can be disclassified in 2 categories. First one is your constant and second one is what? Variable. अब constant क्या होता है और variable क्या होता है? For example, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20. अब ये 20 क्या इंडिकेट करता है? This one is what? एक नंबर जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 है। अब ये जो नंबर 20 है, क्या ये 21 बन सकता है? नहीं। जब तक कि आप इसमें कुछ ऐड नहीं करोगे ये अपने आप 21 नहीं बन सकता। क्या ये 19 है? नहीं, ये 19 भी नहीं बन सकता जब तक कि आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इट मींस क्या है? जब तक कोई आप ऑपरेशन इस पर अप्लाई नहीं करते हो, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यही इंडिकेट करता है। इट मींस एनी एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, that is called a constant। तो यहाँ पे हम constant क्या लेट कर लिए? 20 मीन्स क्या है? यहाँ एक नंबर की बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, कोई भी कुछ नंबर क्यों ना हो, उन सबको हम क्या कहेंगे? constants। सेकेंड टर्म इज व्हाट? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है कि उसका अपोजिट कर दीजिए, any entity whose value can be changed during the expression or during the question is called the variable। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन। जनरली एक्स, वाई, जेड ये हमारे सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स डिफाइन किया गया है, लेकिन एक्स क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं आपके पास x रुपीस है, मैंने आपसे जस्ट ये कहा कि आपके पास x रुपीस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास कितने रुपीस है, तो आप कहोगे आंसर x रुपीस। नहीं, मैंने कहा कि आपके पास कितने रुपीस है। क्या x कोई डेफिनेशन हुई? नहीं। इट मीन्स क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितने रुपीस है, 5 रुपीस है, 10 रुपीस है, 100 है, 100 लाख है, कितने रुपीस है। इट मीन्स यहाँ x क्या है, एक वैल्यू को छुपा रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें नहीं पता, अनकाउंटेबल है, हम अनप्रेडिक्टेबल है, हम पता नहीं लगा सकते। मतलब जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन नहीं की गई, दैट एंटिटी इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हो कोई भी आपको नंबर्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। और जहां पे आपको x, y, z, u, v, w, x कुछ भी मिलता है, दैट शुड बी क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। ठीक समझाई? तो यहाँ पे हमने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करना चाहा तो मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने x + 3 लिया। अब आपको पता है यहाँ x एक क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और उनके बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई हुआ है प्लस, इट मींस एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ 2 टर्म है, तो जब आपको पता है सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी, 3 टर्म्स भी, एंड मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकती है, उसको क्या कहते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होना चाहिए। इट मींस यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, तो दैट शुड बी क्या हुआ है, एक्सप्रेशन। ऐसे यहाँ देखिए 2y - 5, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग आए थे, बट जरूरी नहीं है कि वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग आए, वो मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकते हैं। क्या इंडिकेट करता है, 2 एक कांस्टेंट है, 5 is also a constant, but y is variable. Now look at third example, 4 into x into y. जब तक कि किसी टर्म में कोई सिंबल डिफाइन नहीं होता, तो आप इन टर्म्स को क्या ट्रीट करोगे, मल्टीप्लिकेशन। इट मींस ये टर्म क्या है, 4 × x × y। इट मींस यहाँ पे 4 और 7 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x एंड y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मैं इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ लुक एट द बोर्ड। जैसे आप किसी भी नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो, ये आप सीख चुके हो, क्योंकि आप नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हो। मैंने फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपको कहीं से भी स्टार्टिंग करनी है, वहां पे मार्किंग क्या कर देते हैं, 0, क्योंकि लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना ही कोई एंड पॉइंट होता। तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट को डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 0। इट मींस ये मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं x + 5 को डिफाइन करना चाहता हूँ कि x + 5 क्या है। अभी आपको x नहीं पता कि x की वैल्यू कितनी है, +5, लेकिन ये पता है कि +5 का मतलब 5 यूनिट उसमें ऐड करने। तो मैंने अपनी मर्जी से क्या पॉइंट मार्क कर दिया, एक x, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, इसको पॉइंट मार्क करना है तो इसको a पॉइंट मार्क कर देता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या करा, लेट करा। क्योंकि x की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो आपको लेट करके चलनी होगी। तो यहां से यहां मैंने वैल्यू क्या लेट करी, x, और फिर मुझे डिफाइन करना था x + 5, तो इसमें क्या कर दूंगा, 5 ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये मेरा x + 5। ऐसे ही मुझे यहाँ पे x - 3 डिफाइन करना होता, तो मैं यहाँ पे देखता कि 3 कहां पर है। फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो इट मींस क्या आ जाता, x - 3, टोटल क्या आएगी, x है, इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, x - 3। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यदि आप ऐसे चाहते हो कि आपको 3 माइनस करना है, यहां से 3 लेट कर लो कि 3 डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेचुरली x - 3। इट मींस क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप नंबर लाइन पे फिर रिप्रेजेंट कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ? सो प्लीज मेक अ नोट एवरीथिंग इन योर फेयर नोटबुक। अब मैं एक एक टर्म को इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हमने सर किसको डिफाइन किया है, उस
चैप्टर के नेम को डिफाइन किया गया। अब मैं इसके अंदर की जो स्टार्टिंग डेफिनेशंस है उनको डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं कुछ टर्म डिफाइन करना चाहूंगा कि 3 टर्म, एक तो टर्म, एक फैक्टर और एक कोफिशिएंट्स। अब समझिएगा कि क्या चीज है। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। एग्जांपल 1 4x + 5, एग्जांपल 2 7xy - 5x। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टर्म। तो यहाँ पे टर्म्स क्या है? मतलब वो चीज जो किसी ऑपरेशन से कनेक्टेड हो, प्लस या माइनस। क्योंकि मैं बात करना किसके जा रहा था? डेफिनेशंस की। डेफिनेशन क्या कहती थी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक एल्जेब्रिक सम होता है। किसका? 1, 2 और मोर टर्म्स का। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? इट मीन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म है। एक तो 4x है और एक 5। वो दोनों टर्म क्या हो रही है? ऐड। ये प्लस का जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका एल्जेब्रिक सम। ये आपका एल्जेब्रिक सम इंडिकेट करता है। तो एल्जेब्रिक सम किसका हो रहा है? यहाँ पे इससे पहले एक टर्म है, इससे पहले दूसरी टर्म है। इट मीन्स यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स है? एक 4x और एक 5। ऐसे यहाँ बात करता हूं मैं, यहाँ भी कितनी टर्म्स है? 2 ही टर्म्स है। अब इसको लिखने का तरीका आप कहोगे यहाँ पे प्लस तो नहीं है सर, आपने तो क्या कहा था? एल्जेब्रिक सम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपली 7xy ± 5x। इस चीज को समझना, क्योंकि आपको पता है प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आता है? आपका आंसर नेगेटिव। तो रिजल्टेंट यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म्स है कौन कौन सी होगी? ये प्लस है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका एल्जेब्रिक सम। दिस वन इंडिकेट योर एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम में तो ये क्या बन गई आपकी? फर्स्ट टर्म। इसका मतलब यहाँ 2 टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म है? एक तो 7xy है और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? -5x। ये चीज समझ आ गई? तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने को कहे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। सेकेंड टर्म बात करते हैं हम फैक्टर की। अब फैक्टर क्या होता है? आपको पता है फैक्टर क्या है? वो टर्म जो उस नंबर को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। उस दैट वन इज कॉल्ड द फैक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये लिखता हूं डेफिनेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। 2 is a factor of 12। क्या लिखा है मैंने? एग्जांपल, मैं फैक्टर को डिफाइन करना चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। 2 is a factor of 12। 2 क्या 12 का फैक्टर है? मैं ये कहता हूं यहाँ पे। आपको क्या पता ये फैक्टर है या नहीं है? इसके लिए क्या करिए? आप डिवाइड करिए। 12 को 2 से डिवाइड करिए। 2 6 12 मीन्स कट गया। तो जब आपको रिमाइंडर क्या मिले? आपको 0। तो उस दैट वन इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट टर्म। तो हम यहां कह सकते हैं यस 2 इज अ फैक्टर है किसका? 12 का। अब यहाँ पे हम इसकी टर्म्स में डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अगेन ये सिंगल टर्म है, लेकिन इस सिंगल टर्म के 2 फैक्टर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके कितने फैक्टर है? इसके 2 फैक्टर्स है। अब वो 2 फैक्टर्स है कौन कौन से? एक फैक्टर तो यहाँ पे दिखाई देता है 4 है और एक है x। अब आपको कैसे कहोगे सर ये 4 और x पता कैसे चला किसके 2 फैक्टर है? यस, ध्यान से देखिए। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। एग्जांपल, हमारी टर्म यहाँ पे क्या है? 4x है और मैं कहता हूं कि 4 इज अ फैक्टर। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड का ये साइन होता है,
ये साइन होता है। इसको लिखते कैसे हो आप? इसको ऐसे लिखते हो 4x डिवाइड बाई 4, क्योंकि डिवाइड का साइन है, हटाने पर एक डिवाइड का साइन आता है। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 से तो 4 कट गया, क्या रिजल्ट बचा? x। इट मीन्स यहाँ पे कोशेंट आया, जैसे कोशेंट यहाँ पे 2 को डिवाइड करते हो 12 पे, 2 6 या 12, रिमाइंडर तो 0 आया ना। ऐसे ही 4 से 4 कट के क्या आ गया? x योर कोशेंट, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जब आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इट मीन्स क्या है? दैट इज अ फैक्टर। क्लियर है? ऐसे ही आप देख सकते हो, जब मैं 4x को डिवाइड करता हूं, अब यहां x से डिवाइड करता हूं। अभी तो मैं किससे डिवाइड कर रहा था? क्यों? क्योंकि 4 भी एक फैक्टर है और x भी एक फैक्टर है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? That one is 4x by x, तो x से x कट जाएगा, क्या रिजल्ट रहा? 4। इट मीन्स 4 यहाँ पे क्या है? कोशेंट है। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दो टर्म थी 4x एंड 5। जब हम फैक्टर की बात करते थे तो जो फर्स्ट टर्म है इसके दो फैक्टर है, एक 4 फैक्टर है और एक x फैक्टर है। जबकि सेकंड टर्म की बात करते हैं, इसमें ओनली एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर क्या है? 5। ये चीज समझ आई? अब इसी को थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आपके पास एक सिंगल टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म, और आपसे कहा जाता है कि कितने फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी होता है। जब यहाँ पे 5 था, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो नेचुरली क्या आएगा? कोएफिशिएंट आपका 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मैं यहाँ पे एक फैक्टर और डिफाइन करना चाहूंगा कि वो हर एक टर्म का होता है, दैट इज 1। क्यों? क्योंकि आपको ये डिविजिबिलिटी भी पता है ऑफ 1 क्या होता है, कि किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। ये चीज समझ आई? इट मीन्स 1 भी क्या है? एक फैक्टर है फॉर एवरी नंबर। तो मैं यहाँ पे एक नोट करके लिख देता हूँ, इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिएगा। क्या कहा मैंने? 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। तो 1 क्या होता है? एक फैक्टर होता है फॉर एवरी टर्म का। अब यहां समझिए, हमने दोनों टर्म समझ गए थे। जैसे हमें यहां पता चली, यहां कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म, एक 7xy और एक -5x। अब फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म के कितने फैक्टर्स है? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? 7xy। इस टर्म के कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स है इसके? एक 7 है, एक x है और एक y। 3 फैक्टर है। यदि हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, ये तो हमारी क्या थी? फर्स्ट टर्म। अब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं। सेकंड टर्म के कितने फैक्टर हैं? 5 और x। 5 को ये -5 करना चाहो, -5 कर दो, -5 इंटू x। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए? कि टर्म्स क्या होती है और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम थर्ड चीज समझेंगे, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कराने से पहले मैं चाहूंगा कि इस सब चीज को बेटर वे से अपने फेयर नोटबुक पे नोट करिए। यहाँ तो मेरा पजल सा हो गया, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने पजल कॉम्प्लेक्स किया। आपको बिल्कुल साफ साफ करना, थोड़ा गैप बना के करिएगा। हर एक दोनों एग्जाम्पल को अलग अलग शो करिएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। चलिए, मैंने बिल्कुल आप क्लियर कर दिया। अब दोबारा से एक बार टर्म्स को लिख देता हूँ ताकि आप पजल नहीं होगे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? टर्म्स की। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 2। कौन कौन सी टर्म्स है? एक तो 4x और एक क्या है? 5। ऐसे जब मैंने इसको लिख रहा था, इसको कैसे लिखूं? पहले तो 7xy प्लस -5 इंटू x। तो जब मैं इसकी टर्म्स की बात करता हूं तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 7xy और -5x। यहाँ तो भी 2 टर्म्स है। ये चीज क्लियर हो गई?
सेकंड मैं किसकी बात कर रहा था? फैक्टर की। फैक्टर में आपको क्या बताना है? ईच टर्म का फैक्टर। तो मैं अपनी फर्स्ट टर्म का फैक्टर की बात करता हूँ। फर्स्ट टर्म, यहाँ मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? 4x। तो 4x के फैक्टर कौन से हुए? एक 4 हुआ और x। फिर अब मैं बात करता हूँ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मेरी क्या है? 5। अब 5 का कोई फैक्टर गिवन नहीं है, तो इसको कह सकते हो 1 फैक्टर। और 1 फैक्टर क्या होगा? 5। एक ही फैक्टर होगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 5 एक फैक्टर है। और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। और ये मैं आपको लिखवा चुका कि 1 तो हर एक टर्म का क्या होता है? फैक्टर होता है। ऐसे यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? 7xy। और इसके फैक्टर की बात करना चाहूंगा तो इसके फैक्टर कौन कौन से आगे? 3 फैक्टर इसके कौन से? 3। कौन कौन से हैं? 7 भी है, x भी है और 5। क्योंकि 7 से डिवाइड करूंगा 7 से 7 कट जाएगा, क्या रहेगा? x और y। जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो x x कट जाएगा, 7y आंसर आ जाएगा। जब मैं y से डिवाइड करूंगा तो y से y कट जाएगा, 7 और x आ जाएगा। इसका मतलब 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? ये तीनों क्या है? इसके एक फैक्टर्स है। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारी? -5x। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन वगैरह को चेक नहीं करते, तो इसका 5 भी एक फैक्टर है और x भी क्या है? एक फैक्टर है। और नेगेटिव करना चाहते हो तो नेगेटिव भी इसका क्या है? एक फैक्टर है। ये चीज समझा गई? अब हमारा जो मेन टर्म थी थर्ड टर्म, वो क्या थी? कोफिशिएंट्स। अब मैं आई एम गोइंग टू टेक कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? अब मैं कोफिशिएंट को डिफाइन करना चाहूंगा तो कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करूंगा? कोफिशिएंट मींस क्या है? द न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल जो टर्म्स होती है कनेक्ट विद द ईच टर्म, या न्यूमेरिकल पार्ट कनेक्ट विद मल्टीप्लाई विद ईच टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। देखिए क्या लिखता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई विद द टर्म। जो न्यूमेरिकली पार्ट अटैच है किसी टर्म के साथ उसको क्या कहेंगे? उसका कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब बात करते थे 4x, मैं एग्जांपल किसकी बात कर रहा हूँ? 4x। ये मेरी एक टर्म है और इसमें ये 4 क्या है? 4 मल्टीप्लाई है और 4 क्या है? ये 4 इज कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मतलब नंबर, डिजिट्स। तो कौन सा पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमरल पार्ट होता है, नंबर पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस टर्म का कोफिशिएंट्स। तो ये सब हो गया। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4। ऐसी सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म हमारी क्या है? 5। तो इसके लिए मैं ये पार्ट को रब करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। तो यहां जब मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां कोफिशिएंट की जब बात करता हूं तो यहां पे कोफिशिएंट क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आता है, इसका तो मैंने कोफिशिएंट बता दिया कि फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे 4x थी, तो x के साथ यहाँ 1 था, बट यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म।
और इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के टर्म्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी आपको। क्या समझना होगा, जब किसी नंबर की रेज़ टू द पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। तो आप देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, वो सीखिए इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे क्या है 5। अब मैं 5 को 5 into 1 लिख देता हूँ, क्या आंसर चेंज होगा, नहीं, क्योंकि 5 into 1 क्या होता है, 5 ही होता है, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। अब मैं 1 को फिर चेंज कर रहा हूँ, 1 को चेंज कैसे कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 0। आपको पता है किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अपने चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो यहाँ पे जब मैं कोफिशिएंट्स की टर्म्स में बात कर रहा था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सी टर्म, यहाँ आपको x दिखाई दे रहा है, तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। मतलब आपको वो बताना है जिसका कोफिशिएंट x की पावर 0, तो मतलब x की पावर 0 टर्म के साथ कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई है, वो उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ x से क्या अटैच है, मल्टीप्लाई 5, तो x की पावर 0 मतलब 0 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो 5 क्या है, कोफिशिएंट है x रेज़ टू द पावर 0। तो आप इसको इस टाइप से भी समझिए, और आप इसको ये भी कह सकते हो दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था, आपने यहाँ फैक्टर सीख लिए, अब मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, तो इस टर्म का कोफिशिएंट्स क्या होगा, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, इसके साथ न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा अटैच है, 7। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये आपकी टर्म हो गई, क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 7, तो इज 7। तो आप ऐसे लिखोगे जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स वाई का वो यहाँ पे क्या है, 7। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या था यहाँ पे -5x, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा जो कोफिशिएंट है ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, -5। साइन को भी आप यूज करता है, यहाँ पे सभी के साथ कोई साइन स्पेसिफाइड नहीं था, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जब साइन नेगेटिव होता है आपको उसको भी काउंट करना होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज कितना है, -5। ये चीज समझ आ गई, इसको ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के पार्ट है कि कोफिशिएंट्स आपको बताना है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म के फैक्टर क्या है, इसमें कितनी टर्म्स क्या है, वो सारी चीज हमें एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये चीज एवरीथिंग क्या होगी, समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इट मीन्स हमें ये सारी डेफिनेशन समझनी है कि क्या होती है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल, लिख लीजिएगा इसको, मोनो मीन्स सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स 3, तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आपको वर्ड क्लियर होगा, मियल एक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करता है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करने से पहले आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म नॉट अ फैक्टर। मैं एक सिंगल टर्म की बात कर रहा हूं, यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली सिंगल टर्म होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। रीड करिए डेफिनेशन,
एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म होती है, इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ऐसे ही जिसमें दो टर्म्स होती है, जिसमें टू टर्म्स होती है, उसको कहते हैं बाइनोमियल। जिसमें थ्री टर्म्स होती है उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ऐसे ही जिसमें वन और मोर टर्म्स, मतलब जो ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये सारे के सारे क्या है, एक पार्ट है ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो मेड अप विद वन और मोर टर्म्स। तो उस पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशंस करते हैं, जब उसमें पहला पार्ट क्या आता है, मोनोमियल, सेकंड पार्ट बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, और जनरल एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये तीनों के तीनों है क्या चीज, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की ये क्लासिफिकेशंस है। तो आपका नाम से आपको इंडिकेशन हो गई कि क्या होता है। इसके लिए मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या कोई प्लस का साइन है, नहीं, इट मींस देयर इज नो अलजेब्रिक सम ऑफ मोर देन वन टर्म्स। तो यहाँ पे आपको सिंगल टर्म दिखाई दे रही है 4x स्क्वायर। तो ये मत समझिए कि 4 एक अलग टर्म है, x स्क्वायर एक अलग टर्म है, नहीं। टर्म पता कैसे चलेगी, दो टर्म है, तब जब इसमें अलजेब्रिक सम नजर आएगा, प्लस का साइन नजर आएगा। लेकिन यहाँ कोई प्लस का साइन नजर नहीं आ रहा, इट मींस यहाँ पे मोर देन वन टर्म्स नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंगल टर्म है। तो 4x स्क्वायर यहाँ एक सिंगल टर्म है जिसके दो फैक्टर है, एक 4 फैक्टर है और एक x फैक्टर है। ऐसे 3xy यहाँ भी क्या है, एक ही सिंगल टर्म है। -7z यहाँ भी एक सिंगल टर्म है। 82m इंटू n इंटू p, कहा क्या यहाँ पे कोई प्लस का साइन आया, नहीं। तो ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म। सिर्फ डिफरेंस क्या आया, इनके फैक्टर का आया। यहाँ पे फैक्टर 82m n p 4 फैक्टर है। यहाँ बात करते हैं तो 7 और z फैक्टर है। यहाँ बात करते तो 3 इंटू x इंटू y, यहाँ 3 फैक्टर्स है। लेकिन हम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंगली ओनली काउंट वन टर्म्स। तो इसलिए ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मोनोमियल के। क्लियर हुआ। तो दीज आर द एग्जांपल किसके, मोनोमियल। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो माइनस को तो प्लस में आपको लिखना सिखा रखे हैं मैंने, कैसे लिख सकते हो आप इसको, 5 प्लस -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ऐसे इसको भी लिख सकते थे, जेड स्क्वायर प्लस -4 इंटू वाई स्क्वायर। इसका मतलब पजल मत होइए कि जहां माइनस है वो भी क्या इंडिकेट करेगी, टर्म्स को ही इंडिकेट करेगी, क्योंकि माइनस को पॉजिटिव की टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, a एंड b 2 टर्म्स है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स है, 4l एक सिंगल टर्म है और 5m एक अलग टर्म है। तो दोनों टर्म का सम में यहाँ एक 5 एक अलग टर्म है और -3xyz एक अलग टर्म है। तो 2 टर्म हो गई यहाँ पे। ऐसे यहाँ जेड स्क्वायर एक सिंगल टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो ये भी क्या है आपकी 2 टर्म्स। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है, बाइनोमियल। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। अब यहां बात करते हैं थर्ड, a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ 2 प्लस आ रहे हैं। तो नेचुरली वन टर्म a है, सेकंड टर्म b है और थर्ड टर्म इज c। तो यहाँ कितनी टर्म्स आई, 3 टर्म्स। तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। ऐसे यहाँ देखो 2x प्लस 3y माइनस 5z, यहाँ फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म 3y है, थर्ड टर्म -5 है। इसका मतलब यहाँ भी 3 टर्म्स है। ऐसे ही x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ भी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये तीनों के तीनों क्या बनके हमारे ट्राइनोमियल। तो ये एग्जांपल किसके हुए, आपके ट्राइनोमियल। आगे समझ। अब मैंने यहाँ लिखा ये चीज, अब इसको ध्यान से रखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, a b c और d। इसका मतलब ना तो ये मोनोमियल है, ना ही बाइनोमियल है, ना ही ट्राइनोमियल है। तो ये क्या बन गया, एक सिंगल सा आप कह सकते हो। इसका कोई नेम डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका नाम क्या काउंट करोगे आप, इसको पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए 3xy, तो ये क्या है, आप कहोगे मोनोमियल है। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉलिनोमियल है।
तो मैं भी करेक्ट हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल का ही तो टाइप है ना। तो मोनोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। तो यदि मैं इसको पॉलिनोमियल बोलता हूँ तो मैं भी करेक्ट हूँ, यदि आप इसको मोनोनोमियल बोलते हो तो आप भी करेक्ट है। ऐसे ही 7xyz - 10, यहाँ 2 टर्म्स है, मैं कहता हूँ ये पॉलिनोमियल है, आप कहते हैं इसको बाइनोमियल है, तो आप भी करेक्ट हो और मैं भी करेक्ट हूँ। ऐसे ही 2x + 3y + 7z, मैं कहता हूँ ये पॉलिनोमियल है, आपने कहा ये ट्राइनोमियल है, मैं कहूँगा ये भी करेक्ट है, आप भी करेक्ट और मैं भी करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जनरलाइज एग्जांपल किसका हो गया? पॉलिनोमियल का। तो इसलिए पजल मत होइएगा कि पॉलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो दिस वन इज द सेकंड टॉपिक, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Exercise 9.1. I am going to start the exercise questions. Question number 1. Question number 1 कहता है identify the terms. आपको terms को define करना है कि terms कहाँ हैं, कौन सी terms है। Second one is उनके coefficients कौन कौन से हैं। It's very easy, आपको पता है terms कैसे define करते हैं। जब आपको प्लस या माइनस दिखाई देता है that is the terms। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, यहाँ इसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं मैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस या प्लस से आपको टर्म्स आइडेंटिफाई होती है। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 2। कौन कौन सी टर्म्स है वो भी लिखनी है आपको। तो यहाँ टर्म्स क्या है आपकी? 5xy z², और कौन सी है? -3 zy। क्लियर हो? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 2 टर्म्स थी, दोनों टर्म्स आपने लिख ली। अब आपको कोफिशिएंट भी बताना है, तो आप कोफिशिएंट कैसे लिखोगे? कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है? पहले हम इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट अटैच होता है टर्म के साथ उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 5। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट निकालना चाहते हैं, किसका? कोफिशिएंट ऑफ -3z5। तो यहाँ -3/z ये टर्म है, तो न्यूमेरिकल पार्ट इसमें क्या है? -3। साइन भी आपको यूज करना है कोफिशिएंट के टाइम पे। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या आ गया? -3। ऐसे हर एक क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। समझ आया आपको? तो आई एम गोइंग टू, मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन आपको अपनी फेयर नोटबुक में इस टाइप से हर एक पार्ट को सॉल्व करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं सेकेंड लेता हूं। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सेकेंड पार्ट में? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 1x और x²। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है? 3। अब हम कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 तो क्या है आपका? ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और जहां वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हो आप। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप कहोगे यहाँ पे तो x के साथ कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट अटैच नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी भी नंबर के को मैं यदि 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर तो वही आता है ना। इट मीन्स क्या है? मैं x को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ 1 × x, क्योंकि 1 × x क्या आएगा? x ही आएगा। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या आ गया आपका? 1 आ गया। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ किसका? x² का। तो इसके साथ भी मैं क्या लिख दूं? 1 × x²। तो इसका भी कोफिशिएंट क्या आएगा? 1। तो इस टाइप से पजल मत होइए, किसी के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो इट मींस उसके साथ क्या कनेक्ट है? 1। तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पर 1 2 3. कौन कौन सी है 4x स्क्वायर y स्क्वायर. सेकेंड टर्म क्या है -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. और थर्ड टर्म क्या है z स्क्वायर. अब कोफिशिएंट करना है तो कोफिशिएंट किसका 4x स्क्वायर y स्क्वायर का. तो यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है 4. इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 4. कोफिशिएंट किसका -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. यहाँ कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है -4. ऐसे ही फॉर कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या लेट करते हो 1. इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 1 आ गया. आई होप आपको समझ आया होगा. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट 1 2 3 4. मैं यहां से लिख देता हूं इसको. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 4. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3. सेकेंड टर्म -p(q). थर्ड टर्म q(r) और फोर्थ टर्म r. चारों टर्म लिख दी. आप कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं. 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -3p(q). अब इसका कोफिशिएंट निकालना है. इसको ध्यान से देखिएगा. कोफिशिएंट ऑफ -p(q). तो इससे पजल में तो ये इसको भी 1 के फॉर्म में चेंज कर लीजिए. तो कोफिशिएंट ऑफ -1 into p(q). -1 को p(q) से मल्टीप्लाई करोगे -p(q) हो जाएगा. इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या आ गया -1. ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ QR कुछ भी नहीं है. इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में इसका आंसर क्या आ गया 1. फिर इसी टाइप से कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट RT. इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई आंसर कितना आ गया 1. क्लियर है. ऐसे ही मैं इस फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं इसका. फिफ्थ पार्ट यहां देखिए x/2 y/2 -x2 कितनी टर्म्स है यहाँ पे 3. तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी हो गई 3. कौन कौन सी टर्म्स है यहाँ पर x/2 y/2 और -xy. क्लियर. अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखे. थोड़ा सा इसमें पजल हो जाओगे नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई x. ऐसे इसको 1/2 मल्टीप्लाई y. इसको -1 मल्टीप्लाई x इंटू y. क्योंकि आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर नंबर की होती है. मींस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है. जैसे यहाँ पे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप इसको क्या लेट करते हो 1. इसका मतलब 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2. तो आपको आंसर x/2 ही मिलेगा. ये समझ आ गया. ऐसा क्यों करा क्योंकि इससे कोफिशिएंट पता लगाना आपको बहुत इजी हो जाता है. कैसे होगा आप बताइए. अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कोफिशिएंट की. किसकी x/2 को. तो x/2 को मैंने कैसे लिखा 1/2 मल्टीप्लाई x. तो क्या कोफिशिएंट आ गया इसका 1/2. ऐसे ही जब मैं बात करता हूं कोफिशिएंट की. कौन से कोफिशिएंट की 1/2 इंटू वाई. आपको पता है 1/2 इंटू वाई का मतलब क्या है y/2 ही है. तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 1/2.
और इसका कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, -1. तो अगेन मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. द लास्ट पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिखाई देती है आपको. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर, 3. फर्स्ट टर्म क्या है 0.3 इंटू ए, सेकेंड टर्म -0.6 a in b, थर्ड टर्म इज 0.5 b. अब हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ 0.3a कितना हो गया यहाँ पर 0.3. ऐसे हम बात करते हैं कोफिशिएंट की -0.6 a b. कितना कोफिशिएंट हो गया -0.6. हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ 0.5 b. तो यहाँ कोफिशिएंट कितना हो गया 0.5. इट्स सो सिंपल. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. कितना इजी क्वेश्चन पूछा. ये कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, कौन से ट्राइनोमियल है और कौन से नॉट फिट इन दिस 3 कैटेगरी. जो तीनों कैटेगरी में नहीं आते उनको भी करना. सिंपल है. पहले मोनोमियल सर्च करते हैं. मोनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो. तो आपको दिखाई देता है यहाँ पे 2 टर्म्स है. मोनोमियल्स का मतलब सिंगल टर्म्स. मैं एरो हेड की अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है फेयर नोटबुक में मैं उसको पहले लिख देता हूँ. तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है फेयर नोटबुक में. और लेकिन मैं यहाँ पे एरो हेड या शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन आपको फेयर नोटबुक में ऐसा नहीं करना. जैसे मैं पहले टर्म की बात करता हूँ. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x प्लस वाई. यही है हमारा फर्स्ट पार्ट. यहाँ x प्लस वाई मैं क्या लिखोगे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स. कौन कौन सी टर्म्स है यहाँ पे x और y. इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2 है. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल. दैट इज द आंसर. ऐसे आपको हर एक पार्ट का अटेम्प्ट करना है. समझ आ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है. तो मैं शॉर्टकट से कराऊंगा, उसको समझिए. 100 कितने टर्म्स है, क्या प्लस माइनस कोई टर्म दिखाई दे रही है, नहीं. इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मोनोमियल. यहां देखिए 1 2 3 4. तो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है. तो ये क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4. इसका मतलब इसका एरो हेड लगा दिया. ये नॉट फिट इन दिस कैटेगरी. इन तीनों से मैच नहीं करता ये. फिर करिए 7 प्लस वाई प्लस 5z. 2 प्लस आ गई, 3 टर्म्स हो गई. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 3 टर्म्स. इट मीन्स ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल. 2y माइनस 3y स्क्वायर कितने टर्म्स 2. तो ये क्या बन गया आपका बाइनोमियल. 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स. इट मीन्स ये क्या बन गया ट्राइनोमियल. 5x 4y और 3xy कितने टर्म्स 3 टर्म्स. तो अगेन ये भी क्या बन गया ट्राइनोमियल. 4z माइनस 15 कितने टर्म 2 टर्म्स. तो ये भी क्या बन गया बाइनोमियल. p q r कितने टर्म्स 3 टर्म्स या सिंगल टर्म 1 टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई में. तो ये क्या बन गया आपका मोनोमियल. p स्क्वायर क्या और p क्या उसके कितने टर्म्स आ गए प्लस 2. इसका मतलब ये बाइनोमियल. ये भी 2p प्लस 2 क्या 2 टर्म्स है. तो ये भी क्या हुआ बाइनोमियल. समझ आया. तो किसी भी क्वेश्चन को देख के आप नंबर ऑफ टर्म्स को लिखिए और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल. और तीनों में से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप लाइन क्या लिखेंगे नॉट फिट इन दिस 3 कैटेगरीज. सो दैट इज द आंसर. और अटेम्प्ट इस टाइप से करना है हर एक क्वेश्चन को. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 3. एड द फॉलोइंग. अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिए जाएंगे और पॉलिनोमियल को क्या करना होगा आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा. इट्स वेरी इजी.
अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड तो होता है जो आप सीख के आए हो, बच्चों वाला मेथड, और एक आप जैसे आप 9th क्लास 10th क्लास में जाओगे तो आप एक स्टैंडर्डाइज मेथड भी सीखोगे। तो मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। यदि आपको ये आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है स्टैंडर्ड मेथड से करने पर, तो आप सिंपल मेथड अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपका ठीक है या गलत है या कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को एग्जांपल समझाने के लिए, आपको पता है ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ 32 प्लस 21 प्लस 17, इसको ऐड करिए, तो आप कैसे करते हो? ऐसे करते हो 32 फिर 21 फिर 17 और फिर लाइन लगा के, और फिर क्या करते हो प्लस, तो फिर यहाँ प्लस का साइन यूज करते हो, यही करते हो। तो ये मेथड तो बच्चों वाला मेथड है जो आप सॉल्व करते हो। तो मैं इसको उस मेथड से भी कराऊंगा, और एक स्टैंडर्डाइज मेथड। स्टैंडर्डाइज मेथड में यदि आपको सोल्व करना है, ये तो 8th क्लास से चलेगा, 9th क्लास में सोल्व करना है तो इसको ऐसे नहीं सोल्व करना, इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट इन द सेंस क्या है, आपको पता है ये तीनों एडिशन में, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट डिजिट को ऐड करो। 7 और 1 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 70। दैट इज द स्टैंडर्डाइज मेथड। तो अब आपको स्टैंडर्डाइज मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है, क्योंकि ये मेथड लेंथी मेथड होता है। अब ये आप बच्चों नहीं रहे, आप 8th क्लास में आ गए हैं, आप कंपटीशन में स्टार्ट करोगे, आप कंपटीशन देना, तो इसका मतलब इस मेथड को अब अवॉइड करना है आप, और कोशिश करनी है ये स्टैंडर्डाइज मेथड अप्लाई करके आप इसको सोल्व करें, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है। क्वेश्चन आप लेंथी आएंगे, जब इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब मैं दोनों मेथड से करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करते थे, जो टर्म्स है उसको लिखते थे, ये चीज समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे हमारे कितनी टर्म्स है, पहले मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि फिर लिखने का तरीका कैसे बताऊंगा उसको समझिए। यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स है, ए बी माइनस बी सी, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब एक टर्म हो गई। फिर सेकेंड टर्म हमारी क्या है, बी सी माइनस सी ए। थर्ड टर्म क्या है हमारी, सी ए माइनस ए बी, और ये आपको ऐड करना है, ऐसे ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं। गलती नहीं होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूंगा, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे जब आप ऐड करते थे 32, 21 और 17, ये नंबर्स थे, तो आप सिंपली आप इनको ऐड कर सकते थे। अब सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप क्लिक करना समझ आएगा आपको कि क्या ये चीज कैसे ऐड होगी। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको समझिए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए ये एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया मैंने कहा इसको ऐड करिए। क्या एग्जाम्पल लिया इसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि 5 हॉर्स, 3 डोंकी, 2 हॉर्स, 7 डोंकी, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो क्या अभी हमने जो मेथड ये लिखा है, क्या ये सुटेबल मेथड है, करेक्ट मेथड है या इनकरेक्ट है, आप मुझे ये बताना। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 5 हॉर्स, 5 हॉर्स, 3 डोंकी, 2 हॉर्स, 7 डोंकी, टोटल करना है ऐड। कितना आंसर आएगा, क्या मैं लिखूं 5 + 3 8 और 2 10 और 7 17। क्या ये मेरा आंसर करेक्ट है?
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कह देंगे यस सर बिल्कुल करेक्ट है, आपके इतने ही है बिल्कुल। लेकिन जब मैं यहाँ बात करता हूँ 5 हॉर्स की बात करता हूँ, तो आंसर में भी कुछ आना चाहिए कि ये 17 क्या है। ये अब पजल हो जाओगे सर ये 17 हॉर्स है तो डोंकी कहाँ गए, कहोगे सर डोंकी है तो हॉर्स कहाँ गए, कहोगे सर हॉर्स और डोंकी है। नहीं, ये कोई स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं हुआ। हॉर्स और डोंकी का मतलब क्या है, जब आपने हॉर्स को और डोंकी को ऐड कर रहे हो और आपको ये पता है कि हॉर्स एक अलग चीज होती है, डोंकी एक अलग है, तो वो दोनों चीज ऐड नहीं हो सकती। तो ऐड क्या होती है, सिमिलर चीज होती है, डिफरेंट चीज ऐड नहीं हो सकती। ये चीज समझ आई। चावल में आप चावल को ही ऐड करोगे, दाल में दाल को ही ऐड करोगे, क्या चावल और दाल को ऐड करोगे, क्योंकि उससे डिफरेंट चीज बन जाएगी, मिक्सिंग बन जाएगी। तो जब आप एडिशंस करते हो तो एडिशन सेम चीज की होनी चाहिए। तो ये मेथड अब हमारा सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स डिफरेंट है और डोंकी डिफरेंट है। तो इस मेथड को हम क्या करेंगे, अवॉइड, कि ये सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आएगा। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, अब ये चीज समझिएगा। पहले तो मैं थोड़ा सा लिखवाना सिखाता हूँ आपको फिर करेक्ट कराऊंगा। अब ये 5 हॉर्स, अब मैं पूरा हॉर्स ना लिख के इसको H लिख दूं, H का मतलब क्या है, हॉर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको 5H 3D, D का मतलब क्या है, डोंकी, 2 हॉर्स 7 डोंकी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये तो न्यूमेरिकल टर्म है, तो ये कोफिशिएंट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो इनके कोफिशिएंट्स भी पता है, हमें टर्म्स भी पता है। तो जब भी हम H और H की बात करते थे, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, अब इसका मतलब क्या है उसको क्लियर करिए। अब मैं ऐड कर रहा हूं, किस किस को ऐड कर रहा हूं, सबसे पहले 5 हॉर्स, तो मैं यहां लिखूंगा 5 हॉर्स, और हॉर्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, H। अब यहाँ पे H क्या इंडिकेट कर रहा है, हॉर्स को। फिर मैं ऐड कर रहा हूं 3 डोंकी, तो डोंकी इसके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि हॉर्स के नीचे हॉर्स ही ऐड होगा, डोंकी ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब डोंकी एक अलग चीज है, तो डोंकी को अलग लिखिए, प्लस में 3 डोंकी, और डोंकी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, D लिख दिया। ये चीज समझा गई। अब इसको किसके साथ ऐड करना है, 2 हॉर्स। अब हॉर्स है तो हॉर्स के नीचे क्या लिखोगे, हॉर्स ही लिखोगे, 2 हॉर्स, और फिर ऐड करना 7 डोंकी, तो डोंकी के नीचे क्या लिखोगे, डोंकी ही लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब ऐड करना है, अब यहां पे क्या साइन लगाओगे आप, ऐड का, क्लियर है। अब आपको पता है 3 डोंकी और 7 डोंकी कितने होते हैं, 10 डोंकी, ऐसे ही होते हैं। तो आपने सिर्फ क्या देखा, आपने 7 और 3 को देखा, 7 और 3 10 बन गए, और जो टर्म है डोंकी है तो डोंकी रहेंगे, हॉर्स है तो हॉर्स रहेंगे। इट मींस क्या है, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, उनका जो टर्म है वो कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो डोंकी हॉर्स नहीं बन जाएंगे, ना ही हॉर्स डोंकी बन जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई। इट मींस क्या है, यहाँ 7 और 3 क्या बन गए, 10। तो ये 10 क्या रहा, D, तो D को D ही लिखना है, D को चेंज नहीं करना, ऐसे नहीं करना D और D कितने हो गए, 2D नहीं, कि ये तो सिर्फ क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ओनली कोफिशिएंट्स होते हैं, और जिसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको H लिखना होता है। इट मींस ये क्या इंडिकेट करता है, 10D, इट मींस 10 डोंकी आंसर आएगा। और 5 और 2 कितने हो गए, 7, और जो हॉर्स है तो हॉर्स ही रहेगा, तो 7 हॉर्स। तो आंसर क्या आ गया आपका, 7 हॉर्स एंड 10 डोंकी, दोनों अलग अलग चीज है, दैट इज द आंसर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐड कराएं तो 7 हॉर्स प्लस 10 डोंकी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमें यहां लगाना है, तो प्लीज मेक अ नोट, इन्हें एग्जाम्पल करके इसको नोट कर लीजिए। यदि ये चीज समझ आ जाएगी तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी चैप्टर बनता है।
आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखिए हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारी टर्म क्या है, टर्म है हमारी ए बी माइनस बी सी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ए बी माइनस बी सी। ठीक है यार, समझिएगा यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे h लिखता हूँ h, अभी मैंने क्या बताया था पीछे, h मेरा हॉर्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे h के साथ क्या टर्म अटैच है, कोई भी टर्म दिखाई नहीं दे रही, तो h को आप ये लिख सकते हो ना 1 इंटू h। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इंटू हॉर्स। इसका मतलब यदि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब सबके आगे क्या है 1, तो आप इन सब के आगे क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। तो जब भी आपको किसी टर्म के आगे कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिखाई देता तो उसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1 ABC और ये 1 BC। क्लियर हो गया चीज आपको? अब आपको इसके को ऐड करना है किसके साथ, इसके साथ 1 BC। अब देखिए ध्यान से देखना, टर्म के नीचे आपको टर्म लिखनी है, इस चीज को याद रखना, BC। BC तो यहाँ पर है ना, तो BC के नीचे BC ही आएगी, और जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता उस साइन का क्या मान कर जाते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 1BC। उसके बाद है CA। क्या इसमें से CA है, नहीं है। जो कोई टर्म नहीं है तो उसको अलग से करके लिखेंगे। CA का साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, -1CA। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर है ऐड करना है हमें 1CA को। इसका मतलब CA के नीचे CA ये रहा, साइन क्या है, प्लस 1CA। उसके बाद AB ये रहा, बिल्कुल इसके नीचे, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, -AB। ये चीज समझ आ गई आपको? टर्म के नीचे टर्म लिखनी है। अब इसको ऐड करना है। ऐड का मतलब देखिए, अब इसको क्या करना है, ऐड करें। ये टर्म नहीं डिफाइन करी गई तो इसका साइन क्या काउंट होएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 1 है और ये क्या है, इसका आगे कुछ नहीं है तो 1। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब हॉर्स को ऐड करते हैं तो हॉर्स को काउंट नहीं करते, उसके कोफिशिएंट को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे AB का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ AB का कोफिशिएंट -1 है, तो +1 और -1 कितना होता है, 0। इट मीन्स ये टर्म क्या हो गई, कट गई। जब आपको सेम टर्म मिल जाए, एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ आ गया? ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ BC का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ BC का कोफिशिएंट +1 है। इसमें दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक -1 एक +1। इट मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही ये +1CA है, ये -1CA है, दोनों टर्म सेम है, दोनों के साइन अपोजिट है। इट मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या कोई टर्म रही आपके पास, नहीं। तो आंसर क्या आ गया इसका, जी। ये चीज क्लियर हुई? लेकिन ये क्या था, ये आपका एक स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है। इतना टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चनों को थोड़ा शॉर्टकट में करना है। तो शॉर्टकट में मतलब है स्टैंडर्डाइज मेथड। अब आपको ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए स्टैंडर्डाइज मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ट्राई टू डू अवॉइड सच मेथड। यदि फिर भी कंफ्यूजिंग रह जाते हैं, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो आप इससे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो अपना आंसर वेरीफाई होने के बाद आप उसको स्टैंडर्डाइज मेथड से करने की कोशिश करिए। दोनों का आंसर सेम है, इट मींस फिर आप उसको फेयर नोटबुक में नोट करिए। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम स्टैंडर्डाइज मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है इन सबको ऐड करना है और ऐड का साइन मतलब प्लस होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, AB माइनस BC। ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसको ऐड करना है। ऐड कर दिया। तो सबसे पहले तो कोई टर्म है ना, उसका ब्रैकेट में लिखिए। ऐसा क्यों होगा, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा हूँ ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ऐड वाले क्वेश्चन है वो तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हैं।
तो अभी जैसे याद करना चाहते हो तो ऐड वाले में ब्रैकेट का वैसे तो कोई यूज नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे वहां ब्रैकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टर्म के को क्या लिखोगे ब्रैकेट में। कैसे करोगे, जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे ऐड का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब फर्स्ट टर्म आपकी ए बी माइनस बी सी, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसको ऐड कर रहे हो सेकंड टर्म के साथ, ऐड का साइन होता है प्लस, कौन सी टर्म है सेकंड, बी सी माइनस सी ए, इसको ऐड कर रहे हो थर्ड टर्म के साथ, थर्ड टर्म आपकी क्या है सी ए माइनस ए बी। अब याद रखिए यदि किसी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो उसके साइन चेंज नहीं होते, उसके जो भी साइन होते हैं ना उस ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हो। मतलब क्या है, यदि किसी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो उस ब्रैकेट को हटा दोगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आंसर सेम रहता है। इसलिए यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये साइन भी पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है इसमें। इट मीन्स क्या है, इन सब की ब्रैकेट आप हटा सकते हो। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट हटाई तो क्या बन गया, ये ए बी माइनस बी सी, यहाँ पे क्या बन गया बी सी माइनस सी ए, यहाँ पे क्या बन गया सी ए माइनस ए बी। फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन जब बनता है तो आपको सेम टर्म देखनी है, क्या कहीं सेम टर्म है तो इन दोनों प्लस की है तो ऐड कर दोगे, और दोनों सेम है और डिफरेंट साइन है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ देखिए मैं ए बी को देखता हूँ, यहाँ पे मुझे ए बी मिला, यहाँ पे ए बी का कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ए बी क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे ए बी क्या है नेगेटिव, दोनों टर्म सेम है, इट मीन्स ये क्या हो गए कैंसिल आउट। आपको एक कैंसिल आउट का साइन लगा देना है। सेकंड टर्म देखिए नेगेटिव बी सी, पहले बी सी को सर्च करो, बी सी क्या है यस, तो यहाँ पॉजिटिव बी सी है, यहाँ नेगेटिव बी सी है, इट मीन्स दोनों टर्म सेम है तो ये भी क्या हो गई कैंसिल आउट। ऐसे यहाँ पॉजिटिव सी ए है, यहाँ पे नेगेटिव सी ए है, दोनों टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, तो दीज आल्सो कैंसिल आउट, ऑल टर्म्स आर कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ गया जी। तो ये जस्ट आपका वन लाइन क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को तो आप देखते ही बिना पेन एंड पेंसिल आप सोल्व कर सकते हो। तो अपनी हैबिट बनाइए, जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाए तो उनको विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व करने की कोशिश करिए। यदि आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो इट मीन्स आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। अगर स्टैंडर्डाइज्ड मेथड अप्लाई कर रहे हो इट मीन्स आपको डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो उसकी नीड है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड पार्ट। अब हम स्टैंडर्डाइज्ड मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम जो बिलो 8th क्लास मेथड है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो आपको पता है इन सबको क्या करना है, ऐड का आपको पता है, ब्रैकेट लगा के ऐड कर दोगे, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस सेकेंड टर्म आपकी ये पूरी टर्म है, सेकेंड टर्म b माइनस सी प्लस बी सी, इसको किसके साथ ऐड करना है, इस टर्म के साथ, ये क्या है c माइनस ए प्लस ए सी, इस टर्म के साथ भी प्लस है तो इसकी ब्रैकेट हटा सकते हैं, इस टर्म के साथ भी बाहर क्या है प्लस, इसकी ब्रैकेट हटा सकते हैं, इस टर्म के बाद स्पेसिफाई नहीं है और जिसका साइन स्पेसिफाई नहीं होता दैट इज पॉजिटिव, इट मींस सभी साइन यहाँ पॉजिटिव है तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ मैं, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी सी। सेम स्टेप करना है, एक एक टर्म को सर्च करना है। सबसे पहले इसको देखो a, और यहां से चेक करते रहो क्या कहीं a मिल रहा है आपको, यस ये रहा। यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, इट मीन सेम टर्म है तो क्या होगा ये कैंसिल आउट। ऐसे सेकेंड टर्म देखो b ये रहा, यहाँ पॉजिटिव भी है यहाँ नेगेटिव भी है, इट मीन ये भी कैंसिल आउट हो गया। ए बी, अब ए बी देखिए कहीं मिल रहा है नहीं, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो। नेक्स्ट टर्म देखिए नेगेटिव सी, सी यस ये रहा सी, ये पॉजिटिव सी ये नेगेटिव सी कट गया। बी सी कहीं मिल रहा है नहीं, इट मींस और कोई टर्म है ही नहीं। अब क्या टर्म रह गई यहाँ प्लस की ए बी, फिर यहाँ प्लस बी सी और यहाँ क्या रह गया प्लस ए सी। फर्स्ट टर्म के आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है प्लस होता है। इसका मतलब आप इसको आंसर में कैसे लिखोगे
AB plus BC plus AC. That is the final answer. So please make a note. Now look at the board third part. इन कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? दो. एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है. दोनों को ऐड करना है. सिंपल करिए ऐड. पहले ब्रैकेट यूज करोगे. 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4 प्लस इसको ऐड करना है 5 प्लस 7p q माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर. इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इट मींस पॉजिटिव है. और दोनों के आगे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं. तो क्या वैल्यू आ गई है? 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4. यहाँ भी 5 प्लस 7p q माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर. अब सबसे पहले अपनी टर्म देखते हैं. आपको कोफिशिएंट नहीं देखना होता, आपको टर्म देखनी है. यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल पार्ट को भूल जाओ. यहाँ टर्म क्या है? p स्क्वायर q स्क्वायर. क्या कहीं पे दिखाई दे रही है p स्क्वायर q स्क्वायर? ये p स्क्वायर q स्क्वायर दोनों है. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? -3. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 2. क्योंकि कोई टर्म नहीं डिफाइन करी तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव 2 है और ये -2. इसका मतलब क्या है? 2 माइनस 3. तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1. और एक बार टर्म लिख दीजिए. टर्म क्या थी आपकी? p स्क्वायर q स्क्वायर. क्लियर हुआ? क्योंकि कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, टर्म नहीं होती. टर्म को तो लिख दो एज इट इज और उसके कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो. अब है p q. अब देखो यहाँ पे p q. यस ये यहाँ पे p q का कोफिशिएंट -3 है. यहाँ पे p q का कोफिशिएंट क्या है? 7. तो ये 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4 प्लस का 4. और टर्म आपकी p q थी तो p q ही रहेगी. इसके बाद देखो 4 कांस्टेंट नंबर है, 5 भी कांस्टेंट है तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9. सभी टर्म यूज हो गई. इट मींस दैट इज द फाइनल आंसर. ऐसे इसके ऊपर ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. कोई टर्म साइन नहीं है तो पॉजिटिव. सेकंड टर्म हमारी यहाँ पे क्या है जिसको ऐड करना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. थर्ड टर्म क्या है हमारे यहाँ पे? m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl. सभी के आगे प्लस है तो ब्रैकेट हटा दो. क्या बन गया ये? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl. ये टर्म बन गई. अब ध्यान से देखते हैं, सेम कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले l स्क्वायर कहीं पर नहीं है. इट मींस l स्क्वायर बनी है तो एक ही बार आपका आंसर आ गया. अब m स्क्वायर को देखो. m स्क्वायर यस ये रहा m स्क्वायर. और l स्क्वायर यहाँ भी था. सॉरी l स्क्वायर ये रहा. मतलब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 पॉजिटिव 1 है. यहाँ पे भी क्या है? 1. तो प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए? प्लस 2. इट मींस यहाँ पे क्या आ गया? 2l स्क्वायर. ऐसे ही या 1m स्क्वायर और ये 1m स्क्वायर तो दोनों कितने हो गए? 2m स्क्वायर. ऐसे ही ये भी n स्क्वायर और n स्क्वायर. इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1 तो 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2n स्क्वायर. अब इसका आगे 2lm क्या कहीं है? नहीं है. mn क्या mn है कहीं? नहीं है तो 2mn. फिर nl भी कहीं नहीं है. इट मींस दैट इज द फाइनल आंसर. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4. अब सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है. सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को फ्रॉम इस टर्म में से. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ये स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते हैं कि स्टेटमेंट क्या क्या है, क्या कहा गया है. गलती करते हैं. ये स्टेटमेंट इस टाइप से कहा गया है सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम
82 ये कहा गया। इसका मतलब क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 21 फ्रॉम, मतलब किस में से, 82 में से। तो 82 में से माइनस करने हैं 21, ऐसे करते हो ना। इसका मतलब जो फ्रॉम है उसको पहले लिखना होता है और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको बाद में लिखना होता है। ये चीज समझाई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 21 माइनस 82 कर देते हैं, तो लिखने का तरीका ही गलत होता है। क्लियर हुआ। तो फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखी जाती है और जो सब्ट्रैक्ट वाली टर्म है उसको बाद में लिखा जाता है। तो अब यहां से यही स्टेप सॉल्व करेंगे। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इस टर्म को पहले लिखेंगे। तो ये टर्म हमारी क्या है, ब्रैकेट आपको पता है, ब्रैकेट यूज करेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, माइनस करना है इसका मतलब यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में कौन से टर्म को माइनस करना है, इस टर्म को, तो इस टर्म को लिखोगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो इसका साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव, इसका मतलब इसके आगे पॉजिटिव है तो इसकी ब्रैकेट हटा सकते हो। तो मैं इसकी ब्रैकेट हटा देता हूँ, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। बट इसके आगे पॉजिटिव नहीं है, इसके आगे क्या है, नेगेटिव। और जिसके आगे नेगेटिव होता है उसकी ब्रैकेट ओपन करते ही वो सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन, तो इसका मतलब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो साइन चेंज करने हैं, इसका पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। स्टेप से सबसे पहले हम 12a की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 12 तो कोफिशिएंट है, a हमारी टर्म है। तो a देखो कहीं पे मिल रहा है आपको a, यस ये रहा a। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 12। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8। इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ गई, 8। टर्म को तो पहले लिख दो और जो रिजल्ट आएगा उसको बाद पहले लिख दो उसे। अब हम सेकेंड टर्म देखते हैं किसकी, ए बी की बात, जहां पे ए बी का कोफिशिएंट क्या है, -9। अब ए बी देखिए, ए बी कहां पर मिलती है, यस ये। तो टर्म को तो पहले ही लिख दो, टर्म तो पहले ही आ गई। कोफिशिएंट ऐड और माइनस होंगे तो यहाँ कोफिशिएंट नेगेटिव साइन था, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 7। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब 9 में से 7 करेंगे 2, और साइन बाई टर्म का आता है तो -2। इसका मतलब ये क्या आ गया, -2। क्लियर है। इसके बाद बी वाली टर्म देखो कहाँ है, बी ये रहा, यहाँ पे प्लस के 5 है, यहाँ पे माइनस के 3 है। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। इसका मतलब 2, और टर्म क्या थी आपकी, बी, तो बी एज इट इज। अब 3 मतलब कांस्टेंट, यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म का है ये -12 है, ये -3। तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन बड़ी टर्म का ही आता है नेगेटिव। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। इट मींस दैट इज द फाइनल आंसर। अब आगे कोई सॉल्व होगा नहीं, तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ द सेकंड पार्ट, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो इसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या आएगा, इसका साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। फिर माइनस करना है तो ब्रैकेट में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। किसको माइनस करना है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। इसके आगे कोई साइन स्पेसिफाई नहीं है, इसका मतलब साइन क्या काउंट करेंगे हम, पॉजिटिव। इसके आगे भी साइन था तो पॉजिटिव हो गया। अब जिसके आगे पॉजिटिव है उसको ब्रैकेट ओपन कर दो, जिसके आगे नेगेटिव है उस ब्रैकेट को ओपन करते टाइम उसके साइन चेंज कर दो। तो क्या रिजल्ट बन गया ये हमारा, 5 इंटू xy माइनस 2 इंटू yz माइनस 2 इंटू zx प्लस 10 इंटू xyz। अब यहाँ पे नेगेटिव है, सबके साइन चेंज कर दो, दैट इज पॉजिटिव। तो ये बन गया -3xy
ये क्या बन गया नेगेटिव 5yz और ये क्या बन गया पॉजिटिव 7zx। अब कंपैरिजन करना है सबसे पहले टर्म xy को देखो कहां पर मैच करती है xy, ये रही टर्म। तो टर्म को तो पहले लिख लो xy आएगा ही आएगा, इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट -3, तो 5 और -3 कितना हो गया 2, इसका मतलब क्या आ गया 2xy। अब yz देखिए, yz आपको यहां मिल गया, यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है -5, तो टोटल कितने हो गए -7, तो -7 y7। उसके बाद zx को देखना है, zx देखिए कहाँ है, ये रहा zx। यहाँ पे zx की टर्म को तो पहले लिख लो, यहाँ zx के साथ क्या है -2 है, यहाँ zx के साथ क्या है 7, तो ये प्लस का 7 ये माइनस का 2, तो कितना आ गया प्लस का 5। आगे समझिए। उसके बाद क्या बचता है एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड कहीं पे है नहीं, तो एक सिंगल टर्म है तो इसको सिंगल लिख लो, प्लस में 10xy z। क्लियर हुआ, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। सेम स्टेप, सबसे पहले इसका कोई साइन टर्म का नहीं दिया गया, पॉजिटिव लेंगे, 18 - 3p - 11q प्लस 5pq - 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें साइन नेगेटिव आएगा। टर्म क्या है आपकी, ये टर्म, इसको लिख लो 4p स्क्वायर q -3pq प्लस 5pq स्क्वायर -8p प्लस 7q -10। ये टर्म और लिखिए जरा इसको, 18 - 3p - 11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। यहाँ नेगेटिव है, साइन चेंज होंगे तो ध्यान से साइन चेंज करिएगा। इसके आगे कोई नहीं है तो प्लस से माइनस हो गए, माइनस का 4p स्क्वायर q, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गई, था 3pq, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गई 5pq स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गई 8p, पॉजिटिव है तो नेगेटिव 7q और नेगेटिव है तो पॉजिटिव 10। सभी के साइन चेंज कर दिए। अब एक एक टर्म कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को देख लो। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कहाँ पर है, ये 10, ये कितना है 18 और ये कितना है 10, तो दोनों प्लस के हैं तो रिजल्ट कितना आ गया 28। अब p वाली टर्म को देखिए, p वाली टर्म यहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है, p जिसके साथ p हो, ये रहा p यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, टर्म तो आपकी p है, p लिखा आपने, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है -3 और यहाँ पे p का कोफिशिएंट कितना है 8 प्लस का 8, तो 8 - 3 कितना हो गया 5, इसका मतलब क्या आ गया प्लस का 5। यहां तक समझाया। इसके बाद क्यू की टर्म देखिए, क्यू टर्म को कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट क्या है -11, क्यू देखिए, क्यू कहाँ पर है आपकी, ये क्या है -7, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो 11 और 7 कितने हो गए 18, माइनस के 18, तो माइनस के 18 क्यू। क्लियर है। इसके बाद पी क्यू की टर्म देखो, पी क्यू, यहाँ पे हम टर्म किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू की बात कर रहे हैं, और पी क्यू का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 5। आगे देखिए पी क्यू कहाँ है, ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, तो प्लस का 8 पी क्यू। इसके बाद देखिए पी क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर को कंपैरिजन कर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर
तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 2 है, तो पी क्यू स्क्वायर पी गिरा पी क्यू स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट क्या है माइनस का 5, तो माइनस के 2 और माइनस के 5 कितना हो गया माइनस के 7, तो माइनस के 7। इसके बाद कंपैरिजन करते हैं पी स्क्वायर क्यू, किसकी बात कर रहे हैं हम, पी स्क्वायर क्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है प्लस का 5, पी स्क्वायर क्यू गिरा, यहाँ कोफिशिएंट क्या है माइनस का, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, इसका मतलब प्लस का 1 आ गया, सभी टर्म यूज हो गई, इट मीन्स दैट इज द फाइनल आंसर, दिस वन इज आवर आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। क्लियर हो गया आपको? अब फिर इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और कोशिश यह करा करो कि जो हायर पावर है ना, जिसकी बड़ी पावर है उसको पहले लिखा करो और जिसकी पावर कम है उसको नीचे। इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ी टर्म क्या है जो स्क्वायर में आ रही है, इसका मतलब इसको पहले लिख दो। 1 पी स्क्वायर को ओनली पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप ऐसे कंसेप्ट लिख सकते हो पी स्क्वायर क्यू, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर। अब तो कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, अब सिंगल टर्म को लिख लो, क्या रह गई आपकी 5p, फिर माइनस के 18 क्यू, और पी क्यू वाले को लिखना चाहते हो दो टर्म वाले को, पहले दो टर्म वाले को लिख लो। यहाँ पे टर्म क्या है आपकी पी क्यू, 8p क्यू, फिर प्लस के 5p माइनस के 18 क्यू, और उसके बाद कांस्टेंट, मतलब हमने सीक्वेंस में लिख दिया, सबसे पहले जहां वेरिएबल ज्यादा थे, फिर वेरिएबल यहाँ पे कम हो गए, फिर कांस्टेंट टर्म, तो दिस वन इज द आंसर। यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, प्लीज मेक अ नोट। So we did complete exercise 9.1. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon, take with a new lecture on the exercise 9.2 very soon. So please do prepare your fair notebook with neat and clean questions. So thank you once again.